हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत है आप सभी का विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाइएगा आप सभी लोग और इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो 2025 और 24 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख अपॉइंटमेंट, प्रमुख पदों पर जो अपॉइंटमेंट हुई है उन अपॉइंटमेंट के संबंध में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से पदों पे अपॉइंटमेंट हुई है उन पदों पे चर्चा करेंगे, और एक रिवीजन क्लास है जिसका रिवीजन होगा एक प्रॉपर तरीके से। चले, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए आप विनर्स प्रैक्टिस जोन इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। चले देखें, लगातार सवाल आएंगे और इन सवालों के उत्तर हमें समझना है कि कौन किस पद पर बैठा है, और बहुत महत्वपूर्ण ये सारी चीजें होने जा रही हैं। चले, सवाल यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो देखें जरा, हाल ही में किसे सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, देखें सेबी के अध्यक्ष हाल ही में जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। नाम है, याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे। राइट आंसर इस प्रश्न का ए होगा, सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। चर्चा करते हैं सेबी की, तो याद रखें सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। 1988 में स्थापित हुआ था, लेकिन एक कार्यकारी संस्था के रूप में। बाद में 1992 में इसे विधिक दर्जा मिला एक अधिनियम के माध्यम से। एक विधिक दर्जा यानी कि एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। काम क्या करता है, तो कार्य जो है इसका प्रमुख या जो उद्देश्य है, ये शेयर मार्केट को पूरा रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक, शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के संबंध में इसकी सेवाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा तुहिन कांत पांडे, जो सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया, माधवीपुरी। ठीक है, इनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। और हाल ही में चर्चा ये भी है कि माधवीपुरी पे कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो उन केसेस को लेकर भी ये चर्चाओं में है। तो यहां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल यहां पर यह है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है श्री अनूप चंद्र पांडे, ज्ञानेश कुमार, अरुण गोयल या राजीव कुमार। तो राइट आंसर इस प्रश्न का बी होगा, ज्ञानेश कुमार। याद रखें, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसके पहले राजीव कुमार थे, ये पूर्व में थे, लेकिन फरवरी 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, उनके स्थान पे ज्ञानेश कुमार आए हैं। जानकारी के लिए बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत का, ये 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और एक संवैधानिक संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और संविधान में इसके बारे में कहां पढ़ने को मिलता है, तो संविधान के भाग नंबर 15 में, भाग 22 हैं टोटल, उनमें से भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक के जो प्रावधान हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। और इसके बारे में एक और चीज याद रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है, तथा दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात दो इसमें सदस्य होते हैं। और इन सबकी अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए की जाती है, तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उस आधार पर इनको रिटायरमेंट दी जाती है। तो सही आंसर क्या होगा प्रश्न का, सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखें जरा। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे कि हाल ही में जो दिल्ली की महिला बनी है उनका नाम क्या है, उनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में यहां पर फरवरी 2025 को चुनाव हुए थे और इन चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिला। बीजेपी को क्या मिला, यहां पे बहुमत मिला। और उस बहुमत में याद रखिएगा रेखा गुप्ता को यहां पर क्या बनाया गया है, यहां पे सीएम बनाया गया है। ठीक, इतनी चीजें हम इसके बारे में याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर याद रखें कि जो दिल्ली है, इस दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, 70 विधानसभा सीटों वाली है टोटल दिल्ली, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को करीब 48 सीटें मिली हैं और बाकी की आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटें जीती हैं। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाने में सफल रही।
चले अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? और ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं 45वें, 46वें, 47वें, 48वें। तो याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं, किस क्रम के प्रेसिडेंट हैं? 47वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे अजीबोगरीब डिसीजन लिए हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है ये। ठीक, साथ ही साथ पेरिस संधि से भी बाहर हो गया, पेरिस संधि 2015 से भी ये बाहर हो गया। इसके अलावा इसने कई सारे बैन भी लगाए हैं, टेरिफ वॉर भी चल रहा है। तो कई सारे डिसीजन हाल ही में फटाफट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिखाई देते हैं जब से प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर इस प्रश्न का सी होगा। 47वें प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, और पिछले वर्ष चुनाव हुए थे, जनवरी में इन्होंने पद ग्रहण किया है। चले अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो देखें, ऑप्शन देखें, संजय मिश्रा, संजय मल्होत्रा, अशोक कुमार या राजीव रंजन। तो यहां प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई? तो याद रखें, इनने पदभार जो ग्रहण किया था वो पिछले वर्ष 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक, साथ ही साथ इनके बारे में और भी हम याद रख सकते हैं कि जो आरबीआई है, याद रखें, आरबीआई जो है यह 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। हालांकि इसको पावर जो मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट से मिलती हैं। साथ ही साथ याद रखें, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, और ये क्या करता है असल में, इसका काम क्या है? जो प्रमुख काम है इसका वो है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कैश का फ्लो कितना रखना है, कितना कम करना है, इस पे काम करता है। बैंक रेट के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब इकोनॉमी में आपको पढ़ने को आता है। उन सभी चीजों को मैनेज करना कि कितना कैश का फ्लो रखा जाए, उसके लिए आरबीआई काम करता है। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अर्थात इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं कि इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वी नारायण या ए एस किरण कुमार, डॉक्टर के सीवान, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ए होगा, वी नारायणन को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखें, इन्हें 14 जनवरी के दिन 2025 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखें, मतलब कुछ ही समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया, एस सोमनाथ के स्थान पर, एस सोमनाथ के स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया। ठीक है, साथ ही साथ इनके बारे में कई सारे फैक्ट हैं। इसरो के बारे में आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, इनके आंसर आप बताइएगा। जैसे एक एक चीज तो मैं ही आपको बता देता हूं कि जो इसरो की स्थापना हुई वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और यह भारत में क्या करता है? भारत के जो अंतरिक्ष मिशन है उन सबको यह जारी करता है। जितने भी अंतरिक्ष मिशन हम सुनते हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल इसरो है भारत में, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। सवाल मेरा ये था कि इसरो की ओर से पहला प्रक्षेपित जो उपग्रह था उसका नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सवाल ये पूछा गया है। और ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, एम सुरेश, सौरभ गांगुली, जय शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, जय शाह। जय शाह पूर्व में बीसीसीआई अध्यक्ष भी रहे, सॉरी बीसीसीआई के सचिव रहे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी सचिव जैसे पदों पर रहे। और वर्तमान में ये कहां पर हैं? ये आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आईसीसी क्या है? तो आईसीसी एक संस्था है, आईसीसी के बारे में याद रखें। आईसीसी जो है, ठीक है, आईसीसी एक ऐसी संस्था है जो 1909 में स्थापित हुई थी। और इस संस्था का मुख्यालय कहां है? इस संस्था का मुख्यालय दुबई में है।
और क्या करती है ये संस्था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो उसे पूरा कंट्रोल करती है। राइट आंसर इस प्रश्न का सी होगा, क्योंकि अभी आईसीसी के कर्ता धर्ता जय शाह हैं। अगला सवाल देखें, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है राहुल नार्वेकर, देवजीत सेकैया, वी रामा सुब्रमण्यम, या फिर यहां पर विकल्प है आपका अजीत पवार। और यहां प्रश्न का राइट आंसर होगा बी रामा सुब्रमण्यम। याद रखें, पिछली वर्ष ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में बी रामा सुब्रमण्यम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम जब बात करें एनएचआरसी की, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर के दिन, 12 अक्टूबर को 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 13 लोगों की संस्था है। ठीक, 13 लोगों से मिलकर यह संस्था बनती है। और यह संस्था, यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी विधि वैधानिक संस्था है, जिसे 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बनाया गया है। उसके अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम अपॉइंट किए गए हैं, तो यह भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहां पर यह है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो यहां यूपीएससी के अध्यक्ष भी यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखें जरा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, प्रीति सूदन। देखें, यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हम याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था के रूप में इसका प्रावधान हमें संविधान में कहां पढ़ने को मिलेगा? हमें पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में भाग 14 में, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। और इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष था वो कौन था? तो फर्स्ट अध्यक्ष इसमें जो बनाए गए थे उसका नाम रॉस बारकर था। हालांकि प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष थे वो अलग व्यक्ति थे। ठीक, फर्स्ट भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने वो थे जेके कृपलानी। जेके कृपलानी, ठीक, सॉरी जे पे लिख दिया मैंने, एच के कृपलानी, एच के कृपलानी। ठीक, और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो प्रीति सूदन है, याद रखें। और ये क्या करता है यूपीएससी? तो यूपीएससी का काम होता है संघ की सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित करना। जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है वह यूपीएससी की ओर से की जाती है, भर्ती के नियम बनाना, यह सब उसके काम होते हैं। तो राइट आंसर यहां प्रश्न का सी होगा। और पूर्व में मनोज सोनी रहे हैं। नेक्स्ट देखें, अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखें जरा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखें, ऑप्शन है देवजीत सेकैया, जयशाह, रॉजर बिन्नी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ए होगा, देवजीत सेकैया को अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। और बीसीसीआई कैसी संस्था है? तो याद रखें, बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा नाम होता है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऐसे कहा जाता है। शॉर्ट में से बीसीसीआई कहते हैं। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। 1928 में इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इसे पंजीकरण 1975 में किया गया था। अब जो बीसीसीआई है इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, जो ऑप्शन में दिया गया है, रोजर बिन्नी। लेकिन उसके सचिव कौन हैं? तो सचिव जो बनाए गए हैं वो देवजीत सेकैया हैं, देवजीत सेकैया। ठीक है, और रोजर बिन्नी, देवजीत सेकैया ने किसका स्थान लिया? जय शाह का, क्योंकि ये क्या बन गए? ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। इस कारण से यहां पद खाली हुआ, तो इसलिए उस स्थान पे इनकी अपॉइंटमेंट की गई। अगला सवाल देखें,
अगला सवाल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल यहां पर यह पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सोनल वी मिश्र, सतीश त्रिपाठी, विकास लेखरा या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो राइट आंसर इस प्रश्न का डी होगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया था, याद रखें। इसे शॉर्ट में हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जरा देखें। सीआरपी एक संस्था है, सीआरपीएफ एक संस्था है जो भारत का कैसा बल है, यह अर्धसैनिक बल है भारत का। ठीक, भारत का अर्धसैनिक बल है। और इसकी जो स्थापना हुई वो स्थापना कब हुई, तो याद रखें इसकी स्थापना वैसे तो पूर्व में अलग नाम से की गई थी, 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी सीआरपी के नाम से इसे जाना जाता था पहले, लेकिन बाद में इसे अलग नाम से जाना गया है ना। 1949 में सीआरपी एक्ट लागू हुआ और उसके बाद इसे सीआरपीएफ के नाम से जाना गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, याद रखिएगा। ठीक, और इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई, तो 18 जनवरी को 2025 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। राइट आंसर इस प्रश्न का डी होगा। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल यहां पर यह पूछा गया था कि किसे यहां पर अपॉइंट किया गया है दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो देखें ऑप्शन है यहां पर ज्योति सिंह, संजीव नरूला, विभू भाकरू या देवेंद्र कुमार उपाध्याय। सही आंसर इसका डी होगा, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। बात करें हम हाई कोर्ट के बारे में या उच्च न्यायालय के बारे में, तो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट असल में संविधान के किस अनुच्छेद से, संविधान के कहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो संविधान में आप पढ़ो भाग 6, भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक के प्रावधान हाई कोर्ट से रिलेटेड है। उसी प्रकार से याद रखें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली में भी एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बनाए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर इस प्रश्न का हम लगाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहां पर पूछा गया है फिक्की को लेकर के, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल, मनोज सोनी, आशीष मेहता, मनोज वर्मा। तो देखें फिक्की क्या है, तो फिक्की के बारे में हम जान लेते हैं जरा कि फिक्की क्या है। फिक्की असल में इसका पूरा नाम है फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर। ठीक, फिक्की का ये पूरा नाम होगा, ओके। और ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, ये इसका पूरा नाम होगा, शॉर्ट में से ही FICCI कहा जाता है, अर्थात फिक्की कहा जाता है। और सवाल पूछा गया है उसका अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, ए होगा, हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। और फिक्की क्या करता है, तो फिक्की असल में इसका काम होता है कि यह व्यापारिक क्षेत्र की रक्षा करता है, व्यापारियों की रक्षा करता है, उद्योगों की रक्षा करता है। व्यापारिक संगठन है एक, है ना, क्या करता है, यह एक भारत का व्यापारिक संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हम याद रखें 1927 में हुई थी। ठीक, 1927 में, 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका कहां पे आ जाएगा, नई दिल्ली में। तो इतने फैक्ट हम याद रखेंगे, ये एक रिवीजन क्लास है और रिवीजन करना जरूरी है। हमने पिछले वर्ष या पिछली क्लासेस में क्या क्या जाना है। देखें अगला सवाल, भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो यहां अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के नए CAG कौन बनाए गए हैं, उनको लेकर एक सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है संजय सिंह, गिरीश चंद्र मुर्मू, के संजय मूर्ति या विनोद राय। और इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, पूर्व में गिरीश चंद्र मुर्मू CAG थे, ये पूर्व में थे, माने पहले हमारे देश के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू थे, परंतु पिछले वर्ष संजय मूर्ति को यहां पर CAG बनाया गया है। CAG भी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था माने वो संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कहां किया गया इसका उल्लेख, भाग 5 में, भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा।
क्या करता है ये? तो भारत की व राज्य की, भारत की व राज्य की जो संचित निधि है अर्थात कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि की लेखा परीक्षा करना उसका काम है, माने ऑडिटिंग करना उसका काम है कि जो पैसा निकाला गया वो सही से निकला, खर्च सही से हुआ, उसी उद्देश्य पे हुआ कि नहीं। तो संजय मूर्ति को इस पद पर बिठाया गया है। अब एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। और सवाल ये है कि भारत का पहला सीएजी कौन था? कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताइएगा। और कौन से क्रम के हैं संजय मूर्ति, किस क्रम के हैं, यह भी आप सभी लोग बताइएगा। चले अगला सवाल देखें। अगला सवाल है एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अगला सवाल है और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मिताभ चौधरी, शशिधर जगदीशन, राम मोहन राव अमारा या अशोक चंद्रा। और इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा एसबीआई हमारे देश का एक बहुत बड़ा बैंक है ना, जो पूर्व में इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके के आप इसको याद रखें, ठीक है। पूर्व में इसे किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कैसे बना था ये? असल में पहले 3 बैंक हुआ करते थे, जिनमें से एक होता था आपका बैंक ऑफ बंगाल, एक होता था बैंक ऑफ मद्रास और एक होता था बैंक ऑफ बम्बई। इन तीनों को विलय करके एक बैंक बना था इंपीरियल बैंक, और ये 1921 में हुआ था। हालांकि आगे चल के इसका नाम एसबीआई कर दिया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, ठीक। तो एसबीआई के जो प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? राम मोहन राव अमारा। राइट आंसर प्रश्न का सी होगा। अगला सवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां सवाल पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है रवि अग्रवाल, विनोद जैन, विनीत जैन या मनोज कुमार। तो प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी को लेकर यह प्रश्न है। सीबीडीटी का अर्थ होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है रवि अग्रवाल। राइट आंसर इस प्रश्न का सी हो जाएगा। और हम यहां सीबीडीटी के बारे में याद रखें कि सीबीडीटी का जो गठन हुआ, सीबीडीटी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन भारत में किया गया था 1964 को, ठीक। 1964 को इसका गठन किया गया था और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में एक विभाग है और उस विभाग को कहते हैं राजस्व विभाग। उस विभाग के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ काम क्या होगा? तो जो प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, उनके लिए देखरेख का काम इसका होता है, ठीक। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहां पर पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन है नईमा खातून, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा या प्रोफेसर एम शफीकत भाई। देखो इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उल्लेख जरूर मिलता होगा, और इसकी जो हाल ही में प्रोफेसर बनाई गई हैं पहली महिला, मतलब कुलपति बनाई गई हैं पहली महिला के रूप में, उनका नाम नईमा खातून है। राइट आंसर इस प्रश्न का ए होगा, ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एएमयू के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो यूनिवर्सिटी है, यह यूनिवर्सिटी मूल रूप में इसे किस नाम से जाना जाता था? मूल रूप से इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां की ओर से। सर सैयद अहमद खां ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और जब आप इतिहास में धर्म सुधारकों के बारे में पढ़ते हैं तो सर सैयद अहमद खां का नाम भी आता है। उनकी ओर से ही मुसलमानों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसकी पहली अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? नईमा खातून। चले अगला सवाल देखें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के नए सचिव पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? और इसमें ऑप्शन देख लें। ऑप्शन यहां पर दिया गया है अतुल कुमार चौधरी, त्रिवेंद्र द्विवेदी, मनोज कुमार या नलिल प्रभात। देखें ट्राई एक ऐसी संस्था है, ट्राई के बारे में जानें। ट्राई एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ मुख्यालय कहां मिलेगा? तो मुख्यालय आपको इसका दिल्ली में मिलेगा। मुख्यालय इसका कहां मिलेगा? दिल्ली में इसका मुख्यालय मिलेगा। और अतुल कुमार चौधरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राइट आंसर इस प्रश्न का ए हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखें कि ट्राई का काम क्या होता है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यह संस्था भारत में दूर संचार के क्षेत्र में नियामक संस्था के रूप में काम करती है। मतलब यह एक प्रकार की कैसी संस्था है, नियामक संस्था है। नियामक संस्था वो होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पॉलिसी बनाने का काम करती है और उसको रेगुलेट करती है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है यहाँ पर, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया किस क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? मतलब कौन से क्रम के वित्त आयोग का अध्यक्ष ने बनाया गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, 17वां वित्त आयोग या फिर 18वां वित्त आयोग। चले देखें जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। ठीक, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग है, याद रखें। वित्त आयोग का प्रावधान हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग है, और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 सदस्य होते हैं। इन सबकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। और हमारे देश का जो फर्स्ट वित्त आयोग था, पहला वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ओके, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। 15वां वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिशें हमारे देश में लागू हैं। ठीक है, कौन है उसके अध्यक्ष? उसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। अब 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। राइट आंसर इस प्रश्न का बी होगा। और पूर्व में याद रखें ये और कौन से महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं? तो पूर्व में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे ये। नीति आयोग के क्या थे ये? फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। वही नीति आयोग जिसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। उसके पहले उपाध्यक्ष असल में अरविंद पनगड़िया थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। अब वित्त आयोग करता क्या है? वित्त आयोग का असल में काम यह होता है कि यह केंद्र व राज्य के मध्य कर विभाजन करने का काम करता है। ठीक, करों का विभाजन करना इसका काम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? और विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। विकल्प है यहाँ पर नोएल टाटा, शांतनु नायडू, मीनाक्षी टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि टाटा ट्रस्ट क्या है। ठीक, टाटा का नाम तो आपने सुना होगा। पिछले वर्ष रतन टाटा की यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक, तो रतन टाटा की यहाँ पर मृत्यु हो गई। रतन टाटा के निधन के बाद अब याद रखें कि टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। और टाटा ट्रस्ट जो है भारत की सबसे पुरानी अनुदान देने वाली एक संस्था है। ठीक, अनुदान देने वाली संस्था है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष रतन टाटा ही थे, परंतु अब उनकी डेथ हो गई तो उनकी स्थान पे इनको अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर इस प्रश्न का ए होगा। क्लियर है? चले, तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थी। मैंने आपको जो समझाई हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनसे जुड़े तथ्य याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में काम में आपके आएंगी। अब देखें, आप सबको कुछ जानकारियां मैं जल्दी से बता देता हूं। विनर्स में महा ऑफर चल रहा है होली का, और इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं 9 से 12 मार्च तक। और 9 से 12 मार्च के बीच में आपको इसका लाभ उठाना है, जिसमें 90% तक आपको ऑफ मिल रहा है कई सारे ऑनलाइन कोर्स पे। तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को याद रखिएगा। और होली महा ऑफर में आप याद रखें, स्पेशल ऑफर आप चाहते हैं और एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट चाहिए, तो Win10 नाम का एक कूपन इस्तेमाल आप कर लें तो एक्स्ट्रा 10% कोर्स पे ऑफ मिलेगा। MBBSC हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आप पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहते हैं ऑनलाइन, तो मात्र 6,999 में आपको मिल जाएगा 15 महीने की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप ऑनलाइन बैच चाहते हैं केवल मुख्य परीक्षा का, तो आपको मिल जाएगा 1799 में 11 महीने की वैलिडिटी के साथ। और रेलवे एग्जाम 2025 के विद्यार्थी RRB, NTPC एंड ग्रुप डी का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो आपको मात्र 499 में यह भी मिल जाएगा।
और आबकारी आरक्षक का बैच अगर आप चाहते हैं तो मात्र 599 में आपको यह भी मिल जाएगा ऑनलाइन। रक्षक बैच के विद्यार्थी एमपीएसआई के ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स प्री मेंस या प्री प्लस मेंस तीनों प्रकार से ले सकते हैं और आपको बहुत कम फीस में मिल जाएगा। और आप में से जो भी एसएससी फाउंडेशन कॉम्बो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके साथ भी आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसके अलावा अगर आप बैंकिंग फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो बैंकिंग फाउंडेशन के साथ भी आपको ये प्लस इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये सारी ऑफलाइन क्लास की फीस लिखी है, हर कोर्स लिखा है और उसकी फ़ीस कितनी है, तो बहुत कम फीस अभी है। आप जल्दी से अपनी एंट्री सुनिश्चित कर लें। और विनर्स के न्यू ऑफलाइन बैच 12 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। एमपीएसआई, एमपीटेट, आबकारी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सारे बैच 12 मार्च से आ रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट के 2 बैच 24 मार्च से आएंगे, रेलवे ग्रुप डी और बैंकिंग वाला। और एसएससी फाउंडेशन के विद्यार्थी अगर ऑनलाइन कोर्स विद बुक्स के चाहते हैं तो 2999 में यह भी ले सकते हैं। और एमपीपीएससी के विद्यार्थी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स और बुक चाहते हैं तो 7999 में ले सकते हैं। और 90% तक आपको सारी पुस्तकों में भी ऑफ मिल रहा है, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई भी कोर्स लेना चाहें विनर्स का तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बुक के लिए इस ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क करें या विनर्स के हेड ऑफिस पे आप संपर्क करें। ठीक, तो ये थी वो समस्त महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स इस तरीके से ले सकते हैं और कोई भी बुक आप इस तरीके से ले सकते हैं विनर्स पब्लिकेशन ऐप के थ्रू। तो सेशन कैसा रहा, लाइक कमेंट शेयर करके आप सभी लोग बताइएगा। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। मैं लखन संकेत आपसे विदा लूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।